Hi everyone, I'm Dr. Willy and I'm going to continue with the topic कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ की एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे नए लास्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। आई हैव मेड अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केवल डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपको कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप यूज़ कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें कुछ आयंस उसके कॉमन हो। तो यूजिंग द लैम्डा नॉट एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा नॉट एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉलरॉश लॉ, एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितना परसेंटेज इट ब्रेक्स, यानी टोटल में से 100 में से अगर मेरे 20 पार्टिकल्स डिसोसिएट होते हैं तो आई कॉल दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 20%। अगर मेरे 100 पार्टिकल्स मैंने लिए हैं और उसमें से केवल 30% डिसोसिएट होते हैं और बाकी के नहीं डिसोसिएट होते हैं, तो आई कॉल दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि इट इज 30% डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड इन दैट परसेंटेज, कितना परसेंटेज टूटा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द कॉलरॉश लॉ। चेक करते हैं कैसे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान के चलते हैं कि अगर C कंसंट्रेशन है, कब, एट कंसंट्रेशन C, मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा C है, और इस टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा mc है। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, यानी एट कंसंट्रेशन 0। अब कंसंट्रेशन 0 का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन 0 का मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल सकती हूँ मैं इसे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी पूरा आपने पानी खूब सारा मिला दिया इसमें, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हुआ, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया यूनिटी, है ना, मान लीजिए पूरा की पूरा डिसोसिएट हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिटी होता है, ठीक है। और इस टाइम पे जो लैम्डा नॉट एम होता है, लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारा रिलेशन है, एंड वी नो दैट कि अल्फा सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सी एम, एंड अल्फा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट एम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इफ आई डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो मुझे मिलेगा, ये मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने पर आपको क्या मिलने वाला है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हटा रही हूँ, डिवाइड करने पर आपको मिलने वाला है, चेक दिस, ये क्या है, यूनिटी। ये किसका क्या रहता है, यूनिटी, ठीक। ये यूनिटी होगी तो मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, इसका यूनिटी होती है डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 1 लिखूँ या फिर इसे ऐसे लिख दूँ, अल्फा सी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन at the concentration C for the weak electrolyte can be calculated using the formula lambda C upon lambda naught m, यानी molar conductivity at the C concentration divided by molar conductivity at the infinite dilution, यानी कि 0 concentration पर। तो by using this formula you can calculate degree of dissociation for the weak electrolyte if the molar conductivity at the concentration C is known to you and the molar conductivity at infinite dilution is known to you। तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आती है तो हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज हम निकाल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम एंड लैम्डा नॉट एम के बीच में एक रिलेशनशिप ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड। तो शुरू करते हैं, इसके बीच में कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। तो मानते हैं हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक है। इट डिसोसिएट्स टू गिव यू CH3COO माइनस आयन एंड H प्लस आयन, ठीक है। अब एट द कंसंट्रेशन एट द टाइम 0, मतलब जब आपका रिएक्शन शुरू हुआ, इसका कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर था, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं बना होगा बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग टाइम, है ना। तो अब अगर T एट इक्विलिब्रियम का टाइम अगर हमने T एट इक्विलिब्रियम पर अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो C माइनस C अल्फा
अल्फा सी अल्फा ये डिसोसिएट हुआ सी मोल्स में से, तो कितने ये बने होंगे सी अल्फा, एंड ये भी कितने बने होंगे सी अल्फा, क्योंकि जब ये एक मोल टूटता है तो ये एक मोल बनता है और ये भी एक मोल बनता है, तो जब ये सी अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा सी अल्फा, एंड ये कितना बनेगा सी अल्फा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम कैन बी कैलकुलेटेड एज सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं सी 1 माइनस अल्फा। कांट आई राइट डाउन दिस वे? ठीक, अब क्या करना है, अब आपका c इज कैंसिल्ड बाय c, तो c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये हम कर चुके हैं इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन 11th स्टैंडर्ड। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन आया है, अब इसमें बस आपको क्या करना है, आपने लगानी है अल्फा की वैल्यू। व्हाट वाज द अल्फा? अल्फा वी हैव कैलकुलेटेड एज अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। तो बस अल्फा की वैल्यू लगाइए, सी अल्फा का स्क्वायर मतलब लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। दिस इज नॉट। नाउ सॉल्व करते जाते हैं आगे। ओके, दिस इज सी लैम्डा नॉट एम, दिस इज डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। ठीक, अगर मैं इसे खोलती हूँ तो मुझे मिलेगा लैम्डा सी का स्क्वायर लैम्डा नॉट का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर को खोल दिया है, जिसमें से लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम इज कैंसिल्ड बाय दिस, तो ये गया, इसे मैं हटा रही हूँ और इसकी जगह ये मैं ले रही हूँ नीचे। ठीक है, लैम्डा नॉट एम। अब ऐसे लिख रही हूँ अच्छे से, कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, चेक करिए, सी लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा सी एम। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप ऑफ द लैम्डा नॉट एम, लैम्डा सी एम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So I hope it is clear that you can calculate the lambda naught m if you know the equilibrium constant, या फिर आपको equilibrium constant कैलकुलेट करने को दिया जाता है, that you can also do। इसके अलावा you can calculate alpha using the formula lambda c m divided by lambda naught m. So this degree of dissociation can also be calculated. Now let us see the next application, last application, and that is calculation of solubility of sparingly soluble salt. अब sparingly soluble salts की आप कैलकुलेट कर सकते हैं solubility। अब solubility से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ what are sparingly soluble salt। sparingly soluble salt वो हैं जो कि precipitate, हम जिसको precipitate बोलते हैं, यानी कि वो compounds, वो सॉल्ट्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हें प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर का सल्फेट है, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो उनकी सॉल्युबिलिटी को यू कैन कैलकुलेट। अब उसे स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे मैंने कहा, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अज्यूम्ड कि जितना भी वो सॉल्युबल है, मान लीजिए वो 1 पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल ओनली, तो हम कहेंगे वही इसकी सॉल्युबिलिटी है एंड वही इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यू कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ मैं कि लैम्डा नॉट एम of any electrolyte can be calculated as kappa 1000 upon molarity। ये तो हम सबको पता है कि लैम्डा एम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या है, कितने मोल्स आर सॉल्युबल इन दैट सोल्यूशन। अब कितने मोल्स आर सॉल्युबल, अब जैसे मैंने कहा ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये तो बहुत कम सॉल्युबल होगा, और वही जो सॉल्युबिलिटी है, वही जो अमाउंट है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो मैं इस m को रिप्लेस कर रही हूँ विद सॉल्युबिलिटी। क्या कर रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो भी इसका अमाउंट डिसॉल्व है, वो जो भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, उतना ही मैक्सिमम वो डिसॉल्व हो सकता है। इट इज़ नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन द वाटर, तो जितना भी वो सॉल्युबल है वही इसकी मोलैरिटी है और वही इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो मैं सॉल्युबिलिटी क्या लिख सकती हूँ, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन लैम्डा एम। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है या उसका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो कांट यू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, बट ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, व्हेन योर सॉल्ट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जितना भी घुला है वही उसकी मोलैरिटी है और वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, उससे ज़्यादा आप घोल ही नहीं सकते, तो वही उसकी मोलैरिटी, वही उसकी सॉल्युबिलिटी। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी है। लैम्डा नॉट एम ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तीनों पार्ट यानी तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज एग्जाम्स में डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट स्किप दिस पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ का पार्ट बच्चे स्किप कर देते हैं, दैट इज वाई दे लीव दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, जबकि ये बहुत ईजी क्वेश्चंस में है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।